हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। पिछले सेशन में मैंने आपको कराया था, क्या कराया था? मैंने कराई थी कैटेगरी नंबर। कहा था आपको कि याद कर लेना, उनको लर्न कर लेना, और एक्टिविटी, उनसे रिलेटेड एक्टिविटी जो आपकी कैटेगरी है। बाई चांस की सपोज कीजिए कि 1 कैटेगरी है, तो इससे संबंधित जो एक्टिविटी है, जो टीचर, ये मान लीजिए टीचर टॉक में पहली कैटेगरी है ना? कौन सी कैटेगरी है? एक्सेप्ट फीलिंग। टीचर टॉक में पहली कैटेगरी है, उसमें है, उसको जो हम एक्टिविटी के रूप में देखेंगे तो वो होगी एक्सेप्ट फीलिंग। और किसकी एक्सेप्ट करेंगे फीलिंग? स्टूडेंट्स की। ठीक है। टीचर टॉक में 4 है हमारे पास एक्टिविटी। दूसरी है प्रेज और एनकरेजेस। थर्ड में एक्सेप्ट और यूज आइडियाज ऑफ पीपल। फोर्थ में आस्क क्वेश्चंस। 4 हो गई। टीचर टॉक में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, या कह लीजिए इनडायरेक्ट टीचर टॉक, कह लीजिए टीचर टॉक। टीचर टॉक भी 2 तरह की होगी ना। इनडायरेक्ट टीचर टॉक मैंने जब कल आपको पिछले सेशन में कराया था, इनडायरेक्ट टीचर टॉक और डायरेक्ट टीचर टॉक, ये हो गए टीचर टॉक में। अब इनडायरेक्ट मैंने बता दिया। अब डायरेक्ट में 5th लेक्चरिंग, 6th गिविंग डायरेक्शन स्टूडेंट्स को, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग ऑथोरिटी, है ना। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा पीपल टॉक। अब पीपल टॉक भी 2 तरह से हैं। टीचर इनिशिएट्स, जहाँ टीचर इनिशिएट करता है, पहल करता है, क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट से। इसमें और 2 है, जो है पीपल टॉक में पीपल इनिशिएट्स, जहाँ पीपल इनिशिएट करता है, पहल करता है आंसर देने में, या क्वेश्चन पूछने में, या आंसर देने में, कुछ भी, किसी भी तरह की पहल कर सकता है पीपल, यानी कि शिष्य, यानी कि स्टूडेंट। ठीक है। तो ये आपके जो इनका जो एक्टिविटी है पीपल टॉक में 8 नंबर पे आती है। पीपल टॉक एक्टिविटी, पीपल टॉक रेस्पॉन्स। पीपल जो है स्टूडेंट रेस्पॉन्स देता है। फिर पीपल टॉक इनिशिएशन, फिर वो पीपल टॉक इनिशिएशन का मतलब है पीपल यानी कि स्टूडेंट इनिशिएट करता है, पहल करता है। क्या किस चीज़ की पहल कर रहे हैं? क्वेश्चन आंसर ही चल रहे हैं, टीचर से वो चल रही है ना आपस में इंटरेक्शन। तो टीचर के जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर रेस्पॉन्स पे आ जाता है। टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक रेस्पॉन्स में, और पीपल टॉक इनिशिएशन में जो पीपल जो पहल करता है, जो क्वेश्चन टीचर पूछ रहा है उसमें जो है स्टूडेंट पहल कर रहा है। तो ये आपकी 10 कैटेगरी होगी। और ये 10 कैटेगरीज आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए, कि लर्न होनी चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स बना पाएंगे, तभी एनकोडिंग कर पाएंगे, तभी डिकोडिंग कर पाएंगे, है ना। और उसके बाद ही एनकोडिंग डिकोडिंग करने के बाद ही आप इंटरप्रिटेशन ऑफ मैट्रिक्स कर पाएंगे। ठीक है। तो एनकोडिंग में क्या करते हैं? एनकोडिंग में क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए टीचर ने कोई एक्टिविटी करी, मान लीजिए 10 कैटेगरी है। 10 कैटेगरी बताना भूल गई आपको, साइलेंस। 10 कैटेगरी। अब शुरुआत कहाँ से करते हैं हम? 10 कैटेगरी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब टीचर क्लास के अंदर एंटर करता है तो जो क्लास होती है वो साइलेंस रहती है ना, रहती है ना। या तो बच्चे आपस में बातें करते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे बातें करते रहते हैं, या फिर क्या ना, चुप रहते हैं बच्चे। तो 10 कैटेगरी सबसे पहले आती है। तो जैसे बाई चांस हमारे पास, अब इसको जो है, इस जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है, अब ये तो आप 10 कैटेगरी आपको मान लीजिए आ गई, टिप्स पे हो गया आपके। अब हमें बनानी है मैट्रिक्स। ये कैसे बनाएंगे हम? ये मैट्रिक्स बनती है हमारे 10 इंटू 10 की, 10 इंटू 10 की मैट्रिक्स बनती है। अब इनको हम एनकोडिंग करेंगे। एनकोडिंग तो पहले कैसे किया हमने? एनकोडिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे एनकोडिंग ऐसे करते हैं, जैसे 10 कैटेगरी में साइलेंस की है ना। तो साइलेंस की कैटेगरी यहाँ लिखी, यानी कि टीचर क्लास में गया, ऑब्जर्वर पीछे बैठा हुआ है, मतलब ऑब्जर्वर कर रहा है ना, टीचर को ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर पीछे बैठा हुआ है, टीचर सामने पढ़ा रहा है, तो क्लास में साइलेंस है। तो वो जो अपनी, जो उनके पास मैट्रिक्स है, जो उनके पास फिल करने का जो उनके पास मैट्रिक्स है, वो जो है उसमें आप कैटेगरी, उसके बाद जो हमने दस्तावेज दे रखे हैं टिक मार्क करने के लिए, यानी कैटेगरी लिखने के लिए, उस ऑब्जर्वर के पास जो हमारे ने दस्तावेज दे रखे हैं, उसमें वो कैसे टिक मार्क करेगा, कैसे कैटेगरी को लिखेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मान ली क्लास साइलेंट है, तो सबसे पहले तो सबसे शुरुआत करेंगे क्लास साइलेंस। फिर छठी, यानी कि अगर जो है गिविंग डायरेक्शन, अब टीचर डायरेक्शन दे रहा है, तो ये किस में आ गया? डायरेक्ट टीचर टॉक में। यानी कि पहले तो साइलेंट थी क्लास, अब टीचर क्या करने लगा? डायरेक्शन देने लगा, यानी कि वो
पहली दूसरी तीसरी चौथी ना करके छठी दे रहा है, बाई चांस क्लास में हर टीचर का अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का, इस टीचर का यही तरीका है, मान लीजिए छठा उसने कैटेगरी दी उन्हें, क्यों दी, क्योंकि उन्हें जो है छठी कैटेगरी में गिविंग डायरेक्शन, टीचर ने डायरेक्शन दी स्टूडेंट्स को, तो यहाँ डाल दिया हमने छठी कैटेगरी, फिर 10, फिर साइलेंस हो गई क्लास में, फिर डाल दिया पांचवी कैटेगरी। पांचवी कैटेगरी में क्या है, लेक्चरिंग, अब टीचर दे रहा है लेक्चर। फिर जो पहली कैटेगरी में क्या था, एक्सेप्ट फीलिंग, अब जो है टीचर फीलिंग एक्सेप्ट कर रहा है। और फिर चौथी कैटेगरी डली हुई है, चौथी कैटेगरी डली हुई है आस्क क्वेश्चन, अब टीचर जो है आस्क क्वेश्चन कर रहा है। ये किस में आ रहे हैं, हमारे इनडायरेक्ट टीचर टॉक में आ रहे हैं। और जो है कितने हैं इनडायरेक्ट टीचर टॉक में, इनडायरेक्ट टीचर टॉक में 4 कैटेगरी, 4 एक्टिविटी कराता है इनडायरेक्ट टीचिंग टॉक में, टीचर टॉक में जो टीचर टॉक वाली कैटेगरी है वे 4 आती है इसमें। इनडायरेक्ट टीचर टॉक में 4 कैटेगरी आती है, क्योंकि टीचर टॉक भी दो हिस्सों में बटी हुई है, इनडायरेक्ट टीचर टॉक और डायरेक्ट टीचर टॉक। तो पहली जो 4 है वे है इनडायरेक्ट टीचर टॉक, तो ये आ गए इनडायरेक्ट टीचर टॉक में, ठीक है। अब है 8th और 8th आ गई हमारी पीपल टॉक रेस्पॉन्स में, है ना। तो पीपल टॉक रेस्पॉन्स और ये भी आ गए पीपल टॉक रेस्पॉन्स, दोनों ही जो कैटेगरी आ गई हमारे पास पीपल टॉक रेस्पॉन्स। यदि इसकी जगह 9 होता तो क्या होता, इसकी जगह 9 होता तो पीपल टॉक इनिशिएशन आ सकता, रेस्पॉन्स की जगह क्या आता, पीपल टॉक इनिशिएशन, यानी कि पीपल जो है पहल कर रहा है, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, अब किसी क्वेश्चन का रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, अब वो क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहा है कि पहल कर रहा है, तो इस तरीके से ये बनती है। अब इसमें क्या है कि 3 सेकेंड्स का, हर कैटेगरी के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 सेकेंड का होता है, मैंने यहाँ लिख दिया 3 सेकेंड ड्यूरेशन। हर कैटेगरी के बीच का, मान लीजिए मैंने ये कैटेगरी लिखी है ना, ड्यूरेशन, हर कैटेगरी के बीच का ड्यूरेशन 3 सेकेंड होता है ना। यदि 3 सेकेंड के बाद भी मान लीजिए लेक्चर दे रहा है टीचर, यानी कि उसके बाद भी लेक्चर दे रहा है तो फिर आप लेक्चर लिखेंगे, लेकिन 3 सेकेंड्स का गैप उसमें होना चाहिए, 3 सेकेंड का टाइम उसमें दिया जाता है। अब ये देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10, 6 हमने कहते, अब उनको बनाते हम, अब एनकोडिंग में क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। ये मैंने क्या किया हुआ है, ये क्या किया हुआ ये मैंने किया हुआ पेयरिंग, पेयर, ये पेयर बना रखे हैं। पेयर कैसे बना रखे हैं, 10, 6 का, 6 से 10 का, 10 से 5 का, 5 से 1 का, 1 से 4 का, 4 से 8 का, 8 से 8 का, इस तरह से पेयरिंग बना दी। हमने क्या करा, हमें क्या बनाना होता है पहले पेयरिंग। पेयरिंग में हम यहाँ किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 10 ये है और 6 इसका ये हो गया, तो यहाँ हम इस 6 वाली कैटेगरी में हम 10,6 लिख दें। इस तरह की भी पेयरिंग होती है, इस तरह की मैट्रिक्स बनाई जाती है। लेकिन मैं मुख्यतः जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुख्यतः जैसे प्रश्न आते हैं नेट में, क्वेश्चंस आते हैं, उसी के आधार पर आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास 10 कैटेगरी है, आपने 10 कैटेगरी को इंडिकेट कर दिया, 10 कैटेगरी है, और 10 कैटेगरी है साइलेंस की, सभी को पता है साइलेंस की। तो यहाँ 10 कैटेगरी कौन सी है, यहाँ 10 कैटेगरी देखिए, इसमें भी टोटल होगा और इसका भी यहाँ टोटल होगा, यानी कि टोटल है, इधर से टोटल, ये टोटल है और इधर भी टोटल है, नीचे लिखा हुआ नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया ऊपर, इधर भी टोटल लिखेंगे 10 कैटेगरी बनाने के बाद में, नीचे टोटल और उस साइड टोटल लिखेंगे। और 10 ये हो गई हमारी कैटेगरी, हो गई ये हो गए कॉलम्स, और ये 10 हो गए हमारी रोज, है ना। क्या होगी, 10 हमारे इस साइड हो गए हमारे रोज और ये हो गए हमारे कॉलम्स, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये जो है, जो पहली वो जो हमारी डिजिट है, ये इंडिकेट करती है रो को, जो शुरुआत में होगा उसको हमें रो से ही जोड़ना है, जो शुरुआत में होगा, और जो दूसरा होगा उसको बोलेंगे कॉलम। तो यार रो कौन सी है हमारी, 10, ये रो हो गई हमारी, और कॉलम कौन सा है, 6, ये कॉलम हो गया। तो हम यहाँ पर लगा देंगे, ये हमने लगा दिया एक नंबर, हमने ये टैली, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं इनको, टैली, इनको बोलते हैं टैली। आपने स्टैटिस्टिक्स में ही पढ़ी होगी टैली, है ना। तो इस तरह से हम टैली लगा देते हैं इनको। फिर आ गया हमारा 10, 5 की कैटेगरी। अब 10 क्या है, 10 यहाँ हो गया हमारा, और 5 आ गया इधर से, कॉलम से लेंगे 5, तो यहाँ लगा दिया हमने, हो गया। अब जो है हम लेते हैं 1 और 4, अब 1 है ये हमारी और 4 है ये लगा दिया हमने, 4
एक यहाँ से लिया हमने, 4 यहाँ से लिया, तो यहाँ लगा दिया हमने, एक यहाँ हो गया हमारा। अब है 8 और 8, 8 हमने लिया यहाँ से और 8 लिया यहाँ से, यहाँ लगा दी टैली। आई थिंक कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत है तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितना आपको समझ में आ गया होगा कि 10 कैटेगरी यहाँ है तो 10 और जो है 6 एक यहाँ टैली लगा दी, फिर 10 और 5 है तो यहाँ से 10 लिया, यहाँ से 5 एक यहाँ लगा दी। इस तरह से हमारे पास जो टोटल आए हैं, तो मैंने थोड़ा बताया है 10-10, 20-20 के भी होते हैं हमारी जो कैटेगरीज होती हैं, 20-20 की, 30-30 की होती है। यानी कि अगर 3 सेकंड में हमारी एक कैटेगरी में टीचर निशान लगाता है या कैटेगरी लिखता है तो 20 एक्टिविटी जानने के लिए वो कितनी लगाता होगा, 60 सेकंड में हो गई तो यानी कि कितने 60, अगर उसे मतलब मान लीजिए 20 कैटेगरी 20 हो जाती है, 20 एक्टिविटी होती है 60 सेकंड में। अगर 60 सेकंड की क्लास है, अगर 60 मिनट की क्लास है, यानी कि 1 घंटे की क्लास में कितने हो जाएंगे, उसकी 20 कैटेगरी हो जाएंगी, कम से कम कितनी हो जाएंगी 20, क्योंकि 3 सेकंड्स का एक है ना। तो ये हो जाएंगे आपकी कितनी कैटेगरी, तो इस तरीके से हो गए आपके, है ना। यानी कि जो प्रोसीजर है इसकी हो जाएगी आपकी जो है 20-25 ऑब्जर्वेशन पर मिनट हो जाएंगे। मैंने 60 सेकंड लिख दिया ना, 60 सेकंड लिखा था ना, 60 सेकंड तो पर मिनट जो है आपके, पर मिनट 60 सेकंड का मतलब पर मिनट आपके पास में 20 से 25 एक्टिविटी हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी, 20 से 25 एक्टिविटी आराम से हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप जो है पेरा बनाएंगे, पेरा बनाने के बाद रो के अंदर इनको पुट करेंगे टैलीज को, और फिर इनको काउंट करके का टोटल कर देंगे। टोटल यहाँ होना चाहिए, यहाँ का भी यहाँ और यहाँ का भी यहाँ, टोटल आपका यहाँ आना चाहिए। इधर से भी जोड़ेंगे तो यहाँ आना चाहिए और इधर से भी जोड़ेंगे तो बराबर टोटल जो रो का और कॉलम का जो टोटल होता है वो इक्वल होना चाहिए। इससे हमें लगता है कि हमारी टैली सही लगी हुई है। और अब आ जाइए इधर, ये कौन सा है, थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में, है ना। अब जो है ये तो हो गया हमारा टेबुलेटिंग हमने कर दिया। अब जो है डायगोनल जो है, डायगोनल ये भी देखेंगे हम मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे कि बाय चांस ये तो हो गया आपका, ये आपने उतार दिया होगा, इसको मैं मिटा देती हूँ। बाय चांस आपने जो है आपके पास एक्टिविटी आप देख रहे हैं क्लास में, एज एन ऑब्जर्वर आप क्लास में एक्टिविटी देख रहे हैं और आपके पास मान लीजिए लेक्चर दे रहा है, टीचर लेक्चर दे रहा है, लेकिन आफ्टर 3 मिनट्स फिर वो लेक्चर दे रहा है, यानी कि लेक्चर 5 कैटेगरी है ना लेक्चर की, फिर वो लेक्चर ही दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, 5 ही 5 हो गया, 5 ही 5 हो गया। तो इसको हम 5 लगाएंगे, 5 ये हो गया हमारी एक कैटेगरी, ये हो गई 5। तो जैसे मान लीजिए पहले उसने क्या किया, पहले टीचर ने एक्सेप्ट फीलिंग और आफ्टर 3 सेकंड फिर एक्सेप्ट फीलिंग। तो इसकी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ये प्रश्न आ जाता है ना कि इसकी हम जो है मैट्रिक्स कैसे बनाएं। तो इसके हम इस तरह से बनाते हैं, जैसे पहली कैटेगरी में एक्सेप्ट फीलिंग, थोड़े 3 सेकंड के बाद फिर एक्सेप्ट फीलिंग, तो हमने यहाँ बना दिया 1.1 कैटेगरी। एक ही कैटेगरी है, 2 बार हो रही है वो दौरान, यानी कि 3 सेकंड के बाद भी वही हो रही है, तो 1 पॉइंट इस तरह से बनेगी इसकी मैट्रिक्स। डायगोनल उसको कैटेगरी बोलते हैं। फिर है 2, मान ली दूसरी है 2.2, फिर 3.2, मतलब जितनी भी कैटेगरी है 9 तक का, जितनी भी कैटेगरी वो करते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं या लिखते जा रहे हैं, वहाँ कैटेगरी को देते जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो जो मैंने बताया ना कि अगर एक कैटेगरी के बाद फिर से वही कैटेगरी दोहराई जा रही है, 3 कैटेगरी के बाद फिर से 3 कैटेगरी दोहराई जा रही है, तो इस तरह से बनेगी, डायगोनल बनेगी, है ना।
डायगोनल बनेगी, तिरछी बनेगी इस तरह से, इधर से भी इतना ही, इधर से भी इतना ही, 4.4। अगर 5 है फिर 5 है तो 5.5 इस तरह से लिखा जाएगा। और एक तीसरी तरह की और है, उसको बोलते हैं, ये तो हो गई डायगोनल, ये कौन सी हो गई डायगोनल। अब एक और है तीसरी तरह की कैटेगरी, जो इसकी जो हमारी मैट्रिक्स है वो है, अब दिखाती हूं आपको बना के, वो है ये 1 2 3 10 कैटेगरी में हमने बांट लिया, 10 नंबर लिख लिया हमने यहां पर। अब ये टीचर के ऊपर ही है, यानी कि जो हमारे टीचर के टॉक हैं उनके ऊपर ही है। यानी कि जैसे मान लो पहले 3, इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप बता दें कि इसको बोलते क्या है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन सेल्स एंड विशियस सेल्स। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटीग्रेशन एंड विशियस सेल्स, ये बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, देखिए 1 2 3 तीन कैटेगरी है, 1 2 3, इनको मिलेगा ए नंबर देंगे हमने बना लिया है ना। और बी 6 7 8, ये हो गई हमारी बी कैटेगरी। तो इस तरीके से हम जो है इसको बनाते हैं। और ये प्रेजेंट क्या करता है, ये थर्ड जो मैट्रिक्स हमारी क्या प्रेजेंट करती है, ये प्रेजेंट करती है कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा है। ये क्या, ये बताते क्या है, क्यों बनाना पड़ता है हमें इसे, टीचर एंड स्टूडेंट्स रिलेशनशिप, ये बताना होता है हमें। अगर हमें बताना है कि टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा है, तो उसके लिए हमें मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। इसको दिया जाता है ए और इसको दिया जाता है बी। तो इसका मान लीजिए हमने बना रखा है, तो टू ऑब्जर्व शुड एनकोड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन फॉर एनालाइजिंग टीचिंग एंड लर्निंग बिहेवियर। ठीक है, तो इस तरीके से बनती है, नीचे की तरफ बनती है, ऊपर भी लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर 10 नीचे। ठीक है, इस तरह से बनती है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटीग्रेशन। इसका मतलब यह है कि टीचर और स्टूडेंट का, बनाने का मतलब ये होता है कि टीचर स्टूडेंट का कैसा रिलेशनशिप है ना। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटीग्रेटिव सेल्स और विशियस सेल्स। बी इज कॉल्ड विशियस सेल और ए इज कॉल्ड इंटीग्रेटिव सेल्स, कंस्ट्रक्टिव इंटीग्रेटिव, तो ये इनको बोला जाता है। हालांकि ये इतनी एग्जाम में आती नहीं है। अब जैसे आप देखिए, अब मैट्रिक्स तो हमने बना दी, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स को हमें डिकोड करना है। अब ये मैंने हटा दिया, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिर मैंने आपको तीसरी मैट्रिक्स भी बता दी। हो सकता है इनसे क्वेश्चन आ जाए आपके। ठीक है, तो जैसे अब ये मैट्रिक्स तो हमने बना दी, लेकिन इंटरप्रिटेशन कैसे करें, डिकोडिंग कैसे करेंगे, है ना। जब तक एनकोडिंग की बात चल रही थी, अब डिकोडिंग की कैसे बात, अब इंटरप्रेटिंग द मैट्रिक्स। अब इंटरप्रेटिंग द मैट्रिक्स कैसे हुए, जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि टीचर टॉक रेशियो निकालिए। टीचर टॉक रेशियो निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आप टीचर टॉक रेशियो। मान लीजिए आपके पास आ जाता है टीचर टॉक रेशियो निकालो। ठीक है, ये निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे पहले टीचर टॉक देखिए। टीचर टॉक कौन सी है, दो तरह की है, डायरेक्ट टीचर टॉक, इनडायरेक्ट टीचर टॉक। तो पहले कितने हो गए आपके पास, 4, 1 2 3, पहले 4 हो गया आपके पास में, और इनडायरेक्ट में 5 6 7 एक्टिविटी कैटेगरी की है ना, 5 6 7 कैटेगरी थी, उनकी जो एक्टिविटी है उनको जोड़ो 4, और ये कितने हो गए हमारे 1 2 3 5 6, ये हो गया हमारे 1 + 2 + 3 + 4, फिर हो गया हमारा +5 + 6 + 7।
ये हो गया हमारे टीचर टॉक की, टीचर टॉक आ गया, ये आ गया हमारा टीचर टॉक। क्या हो गया ये हमारा टीचर टॉक। अब हमें निकालना है इसका रेशियो, तो इनको जोड़ दीजिए। जोड़कर कितना बैठा आपका 1 2 3 कितना हो 4 7 8 9 10 और ये जोड़ लीजिए आप, कितने हो गए आपके, जोड़ लीजिए। और फिर जो है इनको जोड़ने प्लस करने के बाद में, प्लस करें उसके बाद में क्या करेंगे हम, प्लस करने के बाद में ये जोड़ लिया हमने। अब इनको जो है ये निकल गया आपका टीचर टॉक, ठीक है। अब मान लीजिए आपको निकालना है इनडायरेक्ट टीचर टॉक खाली, मान लीजिए इनडायरेक्ट निकालना है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में तो आपके 3 ही है, 1 + 2 + 3 + 4, 4 ही है ना आपके। तो प्लस करके इनको n गुणा 100, प्लस करके इसको 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से निकल जाती हैं। अब ये जो है कैटेगरी के वो हैं आपके, जो आपने कैटेगरी में टैलीज लगाई थी, है ना, जो कैटेगरी में टैलीज लगाई थी वो इस तरीके से आपके निकल जाते हैं ये। अब है, अब मान लीजिए स्टूडेंट्स का देख लीजिए, अब कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो आए थे ना, दो निकल के कैटेगरी दो निकल के आए थे, टोटल में दो निकल के आए थे, उनसे हमें करना है इनटू इनका। तो इस तरीके से ये जो है आपकी इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्यूपिल टॉक सब निकल जाती हैं आपकी। जैसे इन कैटेगरी में 8 मान लीजिए आपके पास 8 कैटेगरी है, इसमें मान लीजिए चारों कैटेगरी में आपके पास 4 टैलीज आई, 4 टैलीज आई है ना, और प्लस ये, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, इनको ये 4 कैटेगरी आई, इसके से इसको जो है भाग दे देंगे। इस तरीके से आप कैटेगरी निकाल लेंगे। तो ये हो जाती है आपकी जो है टीचर टॉक रेशियो और जो है इनडायरेक्ट टीचर टॉक रेशियो। आपको जो टैलीज होती है टैलीज को काउंट करना होता है। जैसे मान लीजिए इसमें टैलीज 1 है, फिर टैलीज 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इनको आप जोड़ेंगे, है ना। कॉलम वाली जो होती है टैलीज और जो है रो वाली टैलीज, इनको आप जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में आप इस तरह से निकालेंगे उन कैटेगरी में कितनी टैलीज आई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आप इस तरह से करते हैं। ये तो हो गया बिहेवियर रेशियो। अब रेशियो बिटवीन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, जैसे कि 1 2 3 4 कैटेगरी के हो गए रेशियो। ये मान लीजिए इनडायरेक्ट में हो गए ये 1 2 3 4, इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट टीचर तो होगा ही नहीं। और जो है इसको हमें करना है इनडायरेक्ट रेशियो बिटवीन इनडायरेक्ट, मान लीजिए रेशियो बिटवीन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। तो कैसे निकालेंगे हम, पहले तो इसको कर देंगे इसमें कितनी आई कैटेगरी। मान लीजिए 1 जो कैटेगरी है उसमें आए हमारे 1 टैली आई, 2 में 2 आई, 3 में 3 आई, 4 में आई। मान लीजिए ये हो गया हमारे 4 3 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए। और जो है इन डायरेक्ट में हमारे आगे मान लीजिए 6 7 8 है ना, 5 6 7 5 6 7 है, मान लीजिए 5 6 7 है, इसमें आ गई हमारी 8 टैलीज आई। तो हम कितने क्या करेंगे, इनडायरेक्ट के बट्टे डायरेक्ट करेंगे और गुना 100 करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 10/8 गुना 100, तो ये निकल के आ जाएगी हमारी इनडायरेक्ट रेशियो आ जाएगा बिटवीन इनडायरेक्ट टीचर टॉक और डायरेक्ट टीचर टॉक में। फिर पॉजिटिव, फिर देखते हैं स्टूडेंट पार्टिसिपेशन रेशियो। तो जो कॉलम है 8 और मान लीजिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स का आ गया बाई चांस आपके पास में। अब ये तो हो गए टीचर के, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप बुक्स में से देख सकते हैं और अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पीपल रेशियो है, मान लीजिए 8 है ना, 8 है और 8 + 9, यानी कि प्यूपिल हमें निकालना है, प्यूपिल टॉक निकालना है। तो प्यूपिल टॉक में हमारे पास 2 कैटेगरी है। मान लीजिए इस कैटेगरी में आया हमारा 11 और इस कैटेगरी में आया हमारा 12, तो हम इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने प्लस करने के बाद में × 100 कर लेंगे,
है ना। इस तरह से पीपल टॉक निकल आएगा हमारा। फिर स्टडी स्टेट सेल्स को मैंने दिखाई दिया था आपको, कौन सा था, है ना, जिसको डायगोनल बोलते हैं, वो मैंने इसको स्टडी स्टेट सेल्स भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब कंटेंट क्रॉस क्या होता है, कंटेंट क्रॉस एक शब्द और है हमारे पास, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और है हमारे पास कंटेंट क्रॉस। कंटेंट क्रॉस क्या होता है, कंटेंट क्रॉस वो क्या होता है, कंटेंट क्रॉस में हमारे पास आती है चौथी और पांचवी, यानी कि कैटेगरी नंबर 4 और 5, 4 और 5 कैटेगरी नंबर जो हमारा, चौथा कौन सा है हमारा, चौथी है हमारी आस्क क्वेश्चन और पांचवी है हमारी लेक्चरिंग, यानी कि आस्क क्वेश्चन एंड लेक्चरिंग, ये हमारी कंटेंट क्रॉस क्या है, हमारे कंटेंट क्रॉस सेल, ठीक है। अब ये निकालनी है, ये कैसे निकालेंगे हम, है ना, ये भी इनको भी इसी तरह से निकालते हैं, इनको भी इसी तरीके से निकालते हैं जो मैंने बताया था आपको, ऐसे ही इनको भी निकालते हैं। ये हो गए आपके, यानी कि जो जो 4 में, जो 4 कैटेगरी में मान लीजिए 10 आई, हम कैटेगरी में देख लिया, 5 में हमारी 5 आई, तो इनको निकालने के लिए क्या करो, प्लस कर लो इनको, 10 + 5 जो हो गया फिर इंटू 100, ठीक है। इस तरह से कंटेंट क्रॉस सेल्स के निकल जाते हैं। तो ये सारे आपके हो गए, जितने होने थे, जितने भी इसमें लिखे हुए हैं बुक्स में, सारे मैंने आपको करा दिए हैं। अब आ जाते हैं बात लिमिटेशन ऑफ फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। अब ये मतलब क्या जाता है, पहले तो ये बताइए कि क्यों किया जाता है, इंप्रूव टीचर्स बिहेवियर एंड टीचिंग स्किल्स। इसलिए किया जाता है ऑब्जर्वेशन, किस लिए किया जाता है, ये ऑब्जर्वेशन किस लिए किया जाता है, ऑब्जर्वेशन तो कर रहे हैं हम, ये ऑब्जर्वेशन जो टूल है क्यों करते हैं, इंप्रूव टीचर्स टीचिंग स्किल्स एंड इसका बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम किस पर डिपेंड करता है, किस पर बेस करता है, किस पर फोकस करता है, किस पर, वर्बल बिहेवियर पर। किस पर करता है, वर्बल बिहेवियर पर, ठीक है, वर्बल बिहेवियर पर ये फोकस करता है। अब जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस है ना, लिमिटेशन। अब लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस है, अब कोई भी कार्य है उसकी लिमिटेशन तो होती है ना, उसको हम करते हैं, कुछ पढ़ते हैं उसमें लिमिटेशन पढ़ते हैं। तो ये अब ये सबसे जो उसकी मेन, जो इसकी जो महत्वपूर्ण लिमिटेशन है वो है कि ये टोटल, ये टीचर टॉक, मतलब सारी एक्टिविटी, मान लीजिए केवल क्लास में टीचर टॉक और स्टूडेंट टॉक ही तो नहीं होती, बहुत सी सारी चीजें क्लास में होती है। तो टोटलिटी ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी नहीं दिखाता है। क्या लिमिटेशन है कि टोटल एक्टिविटी नहीं, कुछ हिस्सों में बांट, बस पूरी क्लासरूम का जितना भी वहां चल रहा है, इंटरेक्शन चल रहा है, तो उन्होंने जो है केवल 10 कैटेगरीज में बांट दिया, 10 कैटेगरीज में बांट दिया है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक्टिविटी वहां पर होती है। तो ये लिमिटेशन है, केवल 10 कैटेगरीज में इसको बांटा है। पहली तो ये हो गई। दूसरी हो गई कुछ ऐसी, मान लीजिए हर एक्टिविटी रिकॉर्ड तो नहीं हो सकती ना, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है। इनका कहने का सीधा सीधा लिमिटेशन है कि नॉन वर्बल भी एक्टिविटीज क्लासरूम में होती है, जो जाकर गैलोवेज ने कही है, ठीक है, उस तरह की एक्टिविटी होती है, लेकिन उन्हें केवल वर्बल को, तो ये लिमिटेशन है। द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस इज कंटेंट फ्री, है ना, मतलब क्या सब्जेक्ट पढ़ा है ये इसमें नहीं दिया गया है। इट इज कंसर्न प्राइमरी विद सोशल स्किल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। ये केवल सोशल स्किल्स को बढ़ाने के पर जोर दे रहा है। किस पर जोर दे रहा है, केवल सोशल स्किल्स, टीचर का, स्टूडेंट का क्या एक्शन कर रहा है, कंटेंट पर इन्होंने कम ध्यान दिया है ना। इट इज नॉट फोकस्ड मेनली
it is only focused only teacher और students behavior, not on content, है ना। तो ये हो गया आपका जो थोड़ी सी, और थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। इट इज कॉस्टली भी पड़ता है भाई। और दूसरी एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो ट्रेंड होना चाहिए। ऑब्जर्वर क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वर शुड बी ट्रेंड, ऑब्जर्वर शुड बी ट्रेंड। क्योंकि अगर कोई ट्रेंड नहीं है ऑब्जर्वर, वो कैटेगरी को हो सकता है और 10 कैटेगरी जो 10 कैटेगरी में हो रहा है उसको 10 की जगह 9 डाल दे, तो उसका एक ट्रेंड होना भी बहुत जरूरी होता है ना। और जो है द सिस्टम डिवोट्स लिटिल अटेंशन। अब सबसे एक और चीज में महत्वपूर्ण जो है ड्रॉबैक है वो क्या है कि लिटिल ध्यान, मतलब लिटिल अटेंशन टू स्टूडेंट्स। पीपल टॉक केवल 8 और 9 कैटेगरी में है, क्योंकि बल्कि पीपल तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। उनका कहने का मतलब है कि पीपल टॉक पर इन्होंने बहुत ही कम अटेंशन दी है। एक ये भी ड्रॉबैक है। दूसरी क्या है, दिस इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्या है ये? इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग। इतना समय किसके पास है? कैटेगरी लिखेंगे, देखेंगे, डालेंगे, ये हमेशा नहीं हो सकता ना, है ना। ये मतलब नेचुरल क्लास में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका मतलब ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये हो गया आपका फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। पहली जो मैंने वीडियो कराई थी उसमें भी करा दिया और आज की वीडियो में भी करा दिया है। तो कल मैं कराऊंगी गैलोवे सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। कल मैं कराऊंगी गैलोवे सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। सारा कुछ ऐसा ही है जैसा इसमें था, थोड़ा सा चेंज है। जो नॉन वर्बल जो उनकी एक्टिविटी उन्होंने लिखी है बस वो चेंज है, बाकी सब इसी तरह से बनेंगी। मैट्रिक्स इसी तरीके से बनेंगी। मान लीजिए चाहे नॉन वर्बल बिहेवियर की एक्टिविटी है, चाहे वर्बल की एक्टिविटी है, मैट्रिक्स तीनों चारों इसी तरीके से बनेंगी, ठीक है। और फर्क कितना है कि नॉन वर्बल एक्टिविटीज और हम कल देख लेंगे इसमें। और उसके बाद जो है फिर हमारा कल ही हम स्टार्ट कर देंगे आपका। अगर गैलोवेज का मैं केवल उनकी जो नॉन वर्बल एक्टिविटी है वो कराऊंगी, बाकी आप उसमें से देख लेना। उसके बाद मैं आपको थर्ड शुरू करवा दूंगी, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस का शुरू करवा दूंगी। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें, है ना। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कहाँ तक कराया था मैंने? हाँ, अब कुछ क्वेश्चन देखती हूँ आपके करा के। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं कराती हूँ वे आपको मैं कराती हूँ और देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेप्स इन्वॉल्व। अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी ऑफ एजुकेशन, असेसमेंट इन पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी ऑफ एजुकेशन। तो ये हम कर रहे हैं। तो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ सिलेबस ऑफ ए टीचिंग सब्जेक्ट आर लिस्टेड बिलो, है ना। द स्टेप्स, वो कौन से स्टेप्स हैं जो पेडागोजिकल एनालिसिस में इन्वॉल्व हैं, है ना। सिलेबस में पेडागोजी एनालिसिस ऑफ सिलेबस में इन्वॉल्व है ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट आर लिस्टिंग। पेडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पेडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं ना। तो उनमें वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको ध्यान दिया जाता है या जो इन्वॉल्व होते हैं? फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव एंड स्टेटिंग देम इन बिहेवियरल टर्म्स, या सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, क्लासरूम एक्टिविटीज एंड नीडेड इक्विपमेंट, या फिर कंटेंट एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, सब यूनिट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड सब कॉन्सेप्ट्स, है ना। कंटेंट एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन टर्म्स ऑफ यूनिट, सब यूनिट, कंसेप्ट एंड स्कोप। तो आप बताइए, चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स बेस्ड दिस स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर। तो जो इसका जो आंसर सही है वो है कंटेंट एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन टर्म्स ऑफ यूनिट, सब यूनिट्स, कंसेप्ट एंड सब कंसेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फर्स्ट 5 इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी यूज्ड इन ई लर्निंग इन सब्सिक्वेंशियल ऑर्डर। अरेंज 5 इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी कौन सी, यानी कि जिससे बच्चा
बच्चे को टीचर पढ़ाते हैं, वो ऐसी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी। जैसे इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन, गाइडेंस एंड कोलैबोरेशन, डिसीजन मेकिंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, फीडबैक, तो कौन सी है बताइए। अरेंज करना है इनको। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन जैसे द वे पेज डिस्प्ले टेक्सचुअल एज वेल एज ग्राफिकल इंफॉर्मेशन फॉर द लर्नर, है ना। गाइडेंस एंड कोलैबोरेशन, ईमेल एंड ऑनलाइन एंड एसिंक्रोनस डिस्कशन ग्रुप फैसिलिटेट कोलैबोरेशन ऑन द वेब। एसिंक्रोनस नहीं करता है कोलैबोरेशन, क्या करता है, सिंक्रोनस करता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर एंड वेब टेक्नोलॉजी अलाउ लर्नर टू टेक देयर ओन डिसीजन टू फॉलो लिंक्स प्रोवाइड ऑन द पेज। ड्रिल एंड प्रैक्टिस एज इन कंप्यूटर, है ना। ड्रिल एंड प्रैक्टिस एज इन कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, द वेब आल्सो प्रोवाइड ड्रिल एंड प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज यूजिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्निक्स इन कोर्स कंटेंट। प्रेजेंटिंग इन स्मॉल वेब पेज कैन लीड टू ऑप्टिमाइज लर्निंग। फिर है फीडबैक, learners can receive automated feedback to their assignment and interaction with formative assessment tools in the web page। तो जो सही है वो कौन सा है, वो है पहले तो करते हैं इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन, उसके बाद करते हैं डिसीजन मेकिंग, फिर करते हैं गाइडेंस एंड कोलैबोरेशन, फिर करते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस, किसमें है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज में है ना, और फिर देते हैं फीडबैक। तो ऑप्शन जो सही है वो सही है, ऑप्शन सही कौन सा है, ऑप्शन सही है फर्स्ट। फिर है डॉक्टर एक्स ए टीचर इन स्कूल ऑलवेज टेक्स टाइम टू एनालाइज हर क्लासरूम प्रोसेस टू आइडेंटिफाई मोर देन जस्ट व्हाट वेंट इन क्लासरूम, व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट। शी इज प्रैक्टिसिंग इंक्वायरी ओरिएंटेड, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, एक्सपोजिटरी टीचिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। क्यों है, क्योंकि हर क्लासरूम प्रोसेस टू आइडेंटिफाई मोर देन जस्ट व्हाट वेंट, एनालाइज हर क्लासरूम प्रोसेस टू आइडेंटिफाई मोर देन जस्ट व्हाट वेंट इन क्लासरूम, व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट। तो ये एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो इसमें आ जाएगा रिफ्लेक्टिव टीचिंग। द न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू पेडागोजिकल करिकुलर स्ट्रक्चर एनविसेज्ड फॉर ईसीसी इन NEP 2020। तो इसका मतलब है अर्ली चाइल्डहुड, क्या मतलब है इसका, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, है ना। प्रिपरेटरी भी नहीं है, फाउंडेशनल भी नहीं है, मिडल भी नहीं है, ECC में लिखा हुआ भी है, ECC अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, ये इसका सही आंसर है। तो विच टाइप ऑफ असेसमेंट आर कंडक्टिंग ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्लेसमेंट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्लेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, है ना, प्लेसमेंट एंड फॉर्मेटिव। बताइए इसका क्या आंसर सही है। विच टाइप ऑफ असेसमेंट आर कंडक्टिंग ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बीच में ना फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक चलती है, समेटिव तो लास्ट में होती है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बीच में दो होती हैं, कि बताते रहते हैं कि आप यहाँ करेक्ट हो जाइए, यहाँ आप गलत हैं, आप ये सही करिए, ठीक है। नो रिफरेंस टेस्ट डिफरेंस फ्रॉम ए क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट विल रेस्पेक्ट टू टाइसो टेस्ट आइटम, कंटेंट स्पेसिफिकेशन, क्वालिटीज ऑफ गुडनेस, लर्निंग टास्क। तो बताइए कौन सा आंसर सही है इसका। नॉन रेफरेंस टेस्ट डिफर फ्रॉम ए क्राइटेरियन रिफरेंस विल रेस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ, मतलब डिफर करते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स, कंटेंट स्पेसिफिकेशन, क्वालिटीज ऑफ गुडनेस, लर्निंग टास्क, सिखाने के कार्य। तो इसका जो है, इसका जो सही आंसर है वो है लर्निंग टास्क, है ना। गुडनेस तो दोनों में ऐसी रहती है, कंटेंट स्पेसिफिकेशन दोनों में रहता है, टास्क ऑफ टेस्ट आइटम भी दोनों में रहता है। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टाइप इन्वॉल्व द यूज ऑफ फेस, गेस्चर, एंटर, आई फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। बताइए नॉन वर्बल है, वर्बल है, इन दोनों में बता दीजिए मुझे कौन सा है, नॉन वर्बल है कि वर्बल है। जेस्चर, अटायर, आइज, जेस्चर आते ही आपको क्या लगा देना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या लगा देना है इसमें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द टीचर शुड गिव अप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू द फॉलोइंग। इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग में क्या कर देना चाहिए, किस चीज़ को शुड गिव टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, किसे देना चाहिए टॉप, टेस्टिंग को, असेसमेंट को, इवेल्यूशन को, मेजरमेंट को, इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। बताइए
किसे देना चाहिए? असेसमेंट को। ठीक है, टेस्टिंग, असेसमेंट, इवोल्यूशन, मेजरमेंट में से जो आंसर सही है वो है असेसमेंट। ठीक है, और 2-4 क्वेश्चन और रह गए, ये मैं कराऊंगी आपको कल। 5-10 क्वेश्चन हो गया आपके, बाकी मैं कल कराऊंगी। थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट वाले भी हैं, कुछ ऐसे ही हैं। गैलोवेज करा के, थोड़ा सा गैलोवेज करा के बस उसके नॉन वर्बल जो एक्टिविटीज़ हैं, कैटेगरीज हैं, वो नॉन वर्बल एक्टिविटी करा के उसी क्वेश्चन करा दूँ। कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारी जो है 7th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी विद क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट आप सेशन में हम करेंगे लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस वाली यूनिट स्टार्ट। तो तब तक के लिए रेस्पेक्ट योर टीचर, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और यूसी नेट की तैयारी ऐसे कीजिए कि आप एक ही प्रयास में सफल हो जाएं। बाय बाय।